ठोसों के यांत्रिक गुण ना, यानी कि क्लास 11th फिजिक्स का चैप्टर नंबर 8, जो वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 दो किताब है, उसमें से जो दूसरा किताब है यानी कि वॉल्यूम 2, ठीक है, उसका पहला चैप्टर यानी कि चैप्टर नंबर 8 हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। ठोसों के यांत्रिक गुण, इसको अंग्रेजी में कहते हैं मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। इंग्लिश में ये क्या है? मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। ठीक है, इस चैप्टर का काम क्या है जरा उस पर हम लोग बात करते हैं। ठीक है, इसमें हम लोग को पढ़ना है थोड़ा सा इस चैप्टर का भूमिका, उसको समझते हैं। ठीक है, तो देखो इस चैप्टर को इंजीनियरिंग के मद्देनजर बहुत ही ज्यादा महत्व दिया जाता है। जैसे कि कोई भी पुल वगैरह अगर बनता है, जैसे कि कोई पुल बनाते हैं ना, तो पुल बनाते समय उसमें कितना हमारा कोई भी जो उसका पिलर है कितना लोड सह पाएगा ना, ये सब सारा चीज सब कुछ इसी चैप्टर में हम लोग सीखते हैं। उस चीज का जो आधार है हमको यहीं पर पता चलता है कि किसी चीज पे लोड देंगे तो कितना लोड वो क्या कर सकेगा, बर्दाश्त कर सकेगा, कैसा संरचना होना चाहिए। अक्सर देखते होगे कि जो पुल होता है उसमें इस तरीके से पाया वगैरह बनाया जाता है ना, यहां पे बीच में से खाली जैसा ऐसे थोड़ा पाया देखते होगे। अगर पुल का जो पाया रहता है तो वो इस तरीके से रहता है, देखो तो आई के शेप का। ठीक है, ऐसे करके पाया रहता है। चाहते तो हाँ कुर्सी वगैरह में भी चाहते तो ये पूरा में भी भर सकते थे, लेकिन उससे हमको मटेरियल का खाली बर्बादी होगा, उससे कुछ फायदा होता नहीं है। ये सब चीज हम लोग सीखेंगे। ऐसे करके भी बनाएंगे ना तो मटेरियल थोड़ा मेरा इधर का और इधर का बच गया, फिर भी हमारा ये उतना ही लोड बर्दाश्त कर पाएगा। ठीक है, ये सब कुछ इस चैप्टर में हम लोग को सीखना है। यही सब चैप्टर इंजीनियरिंग वगैरह में जब जाओगे, कोई अगर इंजीनियरिंग में अगर एडमिशन लेते हैं, बीटेक वगैरह करेंगे, तो इस चैप्टर का बहुत ज्यादा काम है। ठीक है, इसलिए ये इंजीनियरिंग के मद्देनजर बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है। ठीक है, इसमें टॉपिक सब आता है स्ट्रेस स्ट्रेन, बहुत काम का चीज है। भौतिकी के इस अध्याय में हम ठोस पदार्थों के यांत्रिक गुण का अध्ययन करते हैं। ठोस पदार्थों का कैसा यांत्रिक गुण का अध्ययन करेंगे। ठीक है, यांत्रिकी वगैरह का सारा चीज, मैकेनिकल प्रॉपर्टी सब कुछ समझेंगे। इस चैप्टर में हम लोग को बात करना थोड़ा सा इसकी भूमिका पर चर्चा करेंगे, यानी कि इस चैप्टर का क्या क्या महत्व है। ठीक है, वो सब चीज हम लोग बात करेंगे। ठीक है, और फिर क्या है प्रतिबल और विकृति क्या होता है वो समझेंगे हम लोग। इसको अंग्रेजी में स्ट्रेस और स्ट्रेन कहते हैं। स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, ये बहुत काम का चीज है। इंजीनियरिंग में इस चीज का काम बहुत ज्यादा होता है, स्ट्रेस और स्ट्रेन। ठीक है, फिर है हुक का नियम क्या होता है, हुक्स लॉ। ठीक है, हुक का नियम क्या होता है, प्रतिबल और विकृति वर्क, ये सब चीज हम लोग समझेंगे। प्रतिबल और विकृति का वर्क, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, वो जानेंगे हम लोग। फिर उसके बाद हम लोग जानेंगे प्रत्यास्थता गुणांक क्या होता है। ठीक है, फिर द्रव्यों के प्रत्यास्थ व्यवहार के अनुप्रयोग, सारा चीज हम लोग समझेंगे। हिंदी में जिस तरीके से लिखा हुआ है ऐसे कुछ समझ में आता नहीं कि कौन सा चीज क्या है नहीं है, लेकिन जब हम लोग उसको पढ़ेंगे तब समझ में आएगा कि ओह अच्छा ये है क्या। ठीक है, अच्छा चलो इसमें हम लोग सबसे पहले भूमिका तो समझे कि इसका है यूज इंजीनियरिंग वगैरह के सेक्टर में। हम लोग सबसे पहले बात करेंगे कि स्ट्रेस और स्ट्रेन क्या होता है, इसको समझते हैं। ठीक है, इसको समझने से पहले हमको एक चीज समझना पड़ेगा जरा सा, वो है रीस्टोरिंग फोर्स। अंग्रेजी में एक नाम होता है रीस्टोरिंग, रीस्टोर करने वाला फोर्स। कभी देखे हो मोबाइल में रीस्टोर सेटिंग होता है ना, ऐसा हिंदी में भी शुद्ध लैंग्वेज प्रतिस्थापन बल होता है, वो सब उतना समझ में नहीं आएगा। कभी कभी क्या करते हैं, रीस्टोर सेटिंग करते हैं, सेटिंग को रीस्टोर करते हैं, वापस लाने का कोशिश करते हैं सेटिंग को, है ना। तो उसके लिए पहले उस चीज को समझते हैं हम लोग जरा सा, तब यहां पे बात करेंगे। ठीक है, देखो जैसे कि क्या होता है यहां पे, जैसे मान लिया जाए कोई एक स्प्रिंग है। ठीक है, इस स्प्रिंग को यहां पर इस तरीके से ब्लॉक ऐसे पकड़े हुए हैं। अगर हम एक काम करें, इस स्प्रिंग में इधर बल लगा करके स्प्रिंग को खींचे तो क्या होगा, इसको जब इधर खींचेंगे तो खींचने के बाद ये थोड़ा सा ऐसे करके खिंचा जाएगा, यहां आ जाएगा। ठीक है, अब खिंचा के उधर चला गया। अब ये स्प्रिंग चाह रहा है कि वो ब्लॉक मेरा वापस उसी जगह पर आ जाए जहां पर से उस स्प्रिंग को क्या किया गया, खींचा गया है ब्लॉक को। तो ये जो ये स्प्रिंग क्या करेगा, इसको
वापस रीस्टोर करने का कोशिश करेगा। क्या करने का कोशिश करेगा? रीस्टोर, वापस से इसको स्टोर करेगा, वापस से इसको जमा करेगा, जो जैसा था उसको वापस करने का कोशिश करेगा। तो ये जो एक बल लगाएगा इसके ऊपर या एक फोर्स लगाएगा उसके ऊपर, उस फोर्स को कहेंगे रीस्टोरिंग फोर्स। कैसा फोर्स? रीस्टोरिंग फोर्स। ठीक है, सबका हिंदी विंदी सब कुछ हम लिखा देंगे, समझते हैं आज अच्छे तरीके से पहले। ठीक है, तब एक लाइन से सब कुछ लिख लेंगे। तो ये इस चीज को क्या कर रहा है? वापस लाने का कोशिश कर रहा है, रीस्टोर करने का कोशिश कर रहा है। तो ये उस चीज को वापस रीस्टोर करने के लिए जो बल लगाएगा, फोर्स लगाएगा, उसको रीस्टोरिंग फोर्स कहेगा। जैसा कि हम लोग रीस्टोर करते हैं सेटिंग को, सेटिंग बिगड़ गया, जैसा ऐसा हो गया, रीस्टोर फैक्ट्री सेटिंग, मारे फट से हो गया क्या? सब कुछ जो सेटिंग पहले से था फोन में वो आ गया। रीस्टोरिंग यहां पे क्या है? फोर्स है। वो रीस्टोरिंग सेटिंग था फोन में, यहां रीस्टोरिंग फोर्स है। अच्छा, तो वापस लाने के लिए। अच्छा, अब हमको एक चीज समझना है यहां पर कि स्ट्रेस क्या होता है। स्ट्रेस को हिंदी में क्या अपना बोले हुए हैं? प्रतिबल। प्रतिबल क्या होता है पहले समझेंगे, बाद में हम लिखाएंगे इस पे। अच्छा ठीक है, समझते हैं। तो देखो, जैसे कि रीस्टोरिंग फोर्स तो समझे वापस लाने के लिए। अब स्ट्रेस वगैरह क्या हुआ? स्ट्रेस को हम लोग एक पहले साधारण भाषा में समझते हैं। जैसे मान लिया जाए इस छत से हम लोग एक काम करते हैं, किसी रड को ऐसे बांध करके, लगा करके, अटैच करके और लटका दिए ऐसे रड को। कोई रड को, लोहा का रड को, स्टील का रड को लटका दिए। स्टील का रड को लटका के क्या किए? इस पे नीचे की तरफ बल लगाए, खींचे इसको। हो सकता है ना, पकड़ के उसको क्या करे? खींचे। ठीक है, तो जब इसको हम पकड़ के इधर खींचेंगे तो क्या होगा? ये वापस जाने के लिए बल लगाएगा। कोई भी चीज, लोहा वहा, तांबा, तार ओर भी होता है, खींचोगे ना, छोड़ोगे, वापस जाने का बल लगाता है, रीस्टोरिंग फोर्स लगाता है। कौन सा फोर्स कहते हैं इसको? रीस्टोरिंग फोर्स। तो रीस्टोरिंग फोर्स लगाएगा, बल लगाएगा। तो प्रति इकाई क्षेत्रफल पर, जैसे मान लिया जाए ये क्षेत्रफल होगा कुछ ना कुछ, ठीक है, ठीक है, ये क्षेत्रफल है, ये क्षेत्रफल मान लिया जाए है ए बराबर, क्षेत्रफल बराबर 2 मीटर स्क्वायर, या कुछ एक उदाहरण के लिए ले लिए, उदाहरण के लिए 2 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा या 2 मिलीमीटर स्क्वायर होगा। हम एक 2 मीटर स्क्वायर उदाहरण के लिए से बोल दिए। ठीक है, अच्छा, और ये बल ऊपर की तरफ लगाया वापस खींचने के लिए। मान लिया जाए बल जो लगा रहा है ये, ठीक है, ये जो वापस खींचने के लिए हम इसको खींचे, तो ये वापस खींचने के लिए जो बल लगाया, तो वो जो बल लगाएगा वो बल मान लिया जाए हो गया 50 न्यूटन का बल लगाया। हम इसको जो खींचे तो वापस ले जाने के लिए 50 न्यूटन का बल लगाया। तो प्रति इकाई क्षेत्रफल पर वापस ले जाने के लिए रीस्टोरिंग फोर्स जितना लगाता है, प्रति इकाई क्षेत्रफल पर जितना बल लगाएगा वापस खींचने के लिए, वही इकाई क्षेत्रफल लगने वाला बल, इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाला बल हमारा स्ट्रेस कहलाता है। स्ट्रेस यानी कि क्या? प्रतिबल कहलाता है। प्रतिबल कौन सा हुआ? प्रति इकाई क्षेत्रफल पर रीस्टोरिंग फोर्स लगने जितना लगता है। तो यानी कि प्रति इकाई क्षेत्रफल पे कितना लग रहा है? 25 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, 25 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो यहां पर जो स्ट्रेस होगा वो क्या होगा? 25 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये स्ट्रेस का क्या हो गया? मात्रक हो गया, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। पहले हम लोग समझेंगे अच्छा तरीके से, सारा चीज का बात करते हैं, बाद में लिख लेंगे ना। तो प्रति इकाई क्षेत्रफल पर जितना रीस्टोरिंग फोर्स लगता है वापस जाने के लिए, उसी प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले रीस्टोरिंग फोर्स को हम लोग क्या कहते हैं? स्ट्रेस कहते हैं, यानी प्रति बल कहते हैं। प्रति इकाई क्षेत्रफल पर जितना रीस्टोरिंग फोर्स लगता है। अब एक होता है स्ट्रेन यानी विकृति, ठीक है, उस पर भी हम लोग चर्चा कर लेते हैं थोड़ा सा। जैसे मान लिया जाए हम लोग खींचे इसको, ठीक है, तो खींचेंगे तो मान लिया जाए इसको जो लंबाई को थोड़ा सा खींचे, वो डेल्टा एल खींच दिए, और इसका जो ओरिजिनल लंबाई था वो क्या था? एल था। तो हम लोग जितना खींचे हैं अभागा जितना उसका ओरिजिनल लंबाई था का अनुपात विकृति कहलाता है। जितना इसको क्या किए? खींचे, भागा जितना उसका ओरिजिनल लंबाई था वो का अनुपात क्या कहलाएगा? विकृति कहलाएगा। विकृति यानी कि स्ट्रेन। स्ट्रेन मतलब कितना खिंचाव पैदा हो गया, कितना खिंचाव। जैसे इस चीज का कितना खिंचाव पैदा हुआ खींचने पे,
इस चीज का हम अंदाजा कैसे लगाएंगे, तो देखो कैसे पता चलेंगे। जैसे मान लिया जाए अगर हम बोल दें कि ये जो रड है, इस रड में हमने 3 सेंटीमीटर इस रड को खींचा है, ठीक है। तो अगर हमको ऐसे बोल दे कि चलो ठीक है, इसमें समझ में आया कि अच्छा चलो इतना में से थोड़ा सा इतना बढ़ा, 3 सेंटीमीटर खींच दिए तो। लेकिन अगर हम कोई आदमी आए और ऐसे डायरेक्ट बोल दे कि एक रड है उसको 3 सेंटीमीटर खींच दिए, ठीक है, तो ऐसे हमको अंदाजा नहीं लगेगा कि उस रड का कितना हिस्सा खिंचाया है। हमको जैसे कोई परीक्षा में नंबर आता है, 20 नंबर का परीक्षा हुआ, एक टेस्ट लिए क्लास में 20 नंबर, और उसमें किसी को आया 5 नंबर या मान लो 15 नंबर आया, थोड़ा ठीक ठाक उसका बेइज्जती नहीं करते हैं। 20 नंबर में कितना आया, 15 नंबर आया, तो इसका मतलब क्या हो गया, 15/20, यही लिखेंगे ना। किसी को आया कितना, 15/20, है ना। तो अच्छा समझ गया, ओ 20 में 15 खींचा, ये हुआ है, अच्छा मार्क्स लाया। उसी तरीके से टोटल लंबाई इतना था, उसमें खिंचाओ इतना का हुआ। मान लिया जाए कुल लंबाई उसका पहले 20 सेंटीमीटर था, 20 सेंटीमीटर में जो खिंचाव हुआ है वो खिंचाव हुआ मान लिया जाए 2 सेंटीमीटर का। 20 सेंटीमीटर लंबा रड था, उसमें खिंचाव कितना हुआ, 2 सेंटीमीटर, यानी कि 10%। यानी कि ये कितना है, 10% है ना। 20 का 2 कितना हुआ, 10%। प्रतिशत में बदलेंगे तो गुना 100 करेंगे, 20 पंचे 5 दूना 10। तो जो ओरिजिनल लंबाई है वो नीचे में, और कितना खिंचाव हुआ वो ना, वीमा में कितना परिवर्तन हुआ वो अभागा उसका जो वीमा है, लंबाई में परिवर्तन अभागा उसका लंबाई का अनुपात क्या कहलाएगा, विकृति, यानी कि स्ट्रेन कहलाएगा ना, स्ट्रेन कहलाएगा। और जो स्ट्रेस है वो क्या कहलाएगा, प्रति इकाई क्षेत्रफल पर जितना रिस्टोरिंग फोर्स लगता है वापस खींचने के लिए। तो अलग अलग पदार्थ का अलग अलग बल लगाने का क्षमता होगा, ठीक है। जितना खींचेंगे उतना ज्यादा ताकत से बल लगाएगा, है कि नहीं, ये सब चीज होता है। हाँ बोला है, क्या चीज, ए मतलब क्षेत्रफल, एरिया, ए माने एरिया, क्षेत्रफल, मीटर स्क्वायर में 2 मीटर स्क्वायर क्या, तो क्षेत्रफल है। इकाई क्षेत्रफल पर जितना वापस लग जाने के लिए रिस्टोरिंग फोर्स लगता है उसी को हम लोग स्ट्रेस कहते हैं। और जितना लंबाई में चेंज आया भागा लंबाई, ये हमारा। स्ट्रेस का भी कई प्रकार है, ठीक है, और स्ट्रेन का भी प्रकार होता है। मान लीजिए कभी लंबाई में ना चेंज किए हैं तब ना लंबाई में जितना चेंज आया भागा लंबाई। कभी कभी ऐसा होता है कि क्षेत्रफल में भी खींच सकते हैं हम लोग, क्षेत्रफल भी तो खींच सकते हैं। किसी चादर उधर है या कोई चीज का है, रबड़ का कोई चादर, उसको खींच दिए, उसका क्या हो गया, क्षेत्रफल बढ़ गया। तो क्षेत्रफल में जितना बदलाव आया भागा ओरिजिनल क्षेत्रफल, ये एक अलग तरह का हो गया ना। एरिया वाला स्ट्रेन, क्षेत्रफल वाला विकृति, ये लंबाई वाला विकृति। उसी तरह से आयतन वाला भी विकृति होता है। किसी को क्या करे, खींच के उसका आयतन भी बढ़ा दिए या उसका आयतन कम कर दिए, ऐसा भी तो हो सकता है। कोई को पचका दिए, आयतन कम हो गया, फैला दिए, आयतन फूक दिए, उसको आयतन बढ़ गया बलून का या कुछ भी। तो आयतन में परिवर्तन भागा ओरिजिनल आयतन, 3 प्रकार का उसमें बांट दिए। 3 प्रकार का तनाव इसमें भी पैदा होता है, इसमें भी 3 प्रकार का तनाव होता है। एक तो या तो लंबाई में ऐसे खिंचाव करके हो सकता है, या क्षेत्रफल में भी खिंचाव करके हो सकता है। अच्छा, कोई वस्तु इस तरीके से रखा हुआ है, या कभी कभी देखते होगे स्केल वगैरह है, जो अपने पास स्केल रहता है ना नापने वाला, या पत्ती वगैरह ऐसा कुछ, उसको ऐसे करके बांधे हुआ। अब इसको क्या करेंगे हम, ऐसे मान लो ऐसे खींचे, छोड़े, फेंकाएगा वापस नहीं। कोई स्केल वगैरह है या तो स्टील वगैरह करता है ना स्केल, इसको ऐसे खींचे छोड़ेंगे, फेंका जाएगा। अगर इसको ऐसे घुमाए, यानी कि क्या कोन में ऐसे घुमाए, तो ऐसे जितना कोन घुमाएंगे उतना ज्यादा ये वापस जाने का कोशिश करेगा। तो ऐसे करेगा कोन में, उसमें भी होता है, वो भी एक प्रकार है। क्षेत्रफल में खिंचाव कर सकते हैं, लंबाई में भी खिंचाव कर सकते हैं। तो 3 प्रकार का ये भी होता है, 3 प्रकार का ये भी होता है। सब पे हम लोग को चर्चा उर्चा करना है, लिखना उखना है इसके बारे में अच्छे तरीके से। सब कुछ है, डेफिनेशन है, ये है वो है, सब कुछ पहले समझेंगे अच्छा से, बाद में एक लाइन से बस सारा लिख लेना है क्या होता है, ठीक है। तो इसका जो डेफिनेशन हुआ वो क्या हो गया, प्रति इकाई क्षेत्रफल के लिए जितना रिस्टोरिंग फोर्स ये लगाता है, जितना रिस्टोर, उसको हिंदी में लिख देंगे, जितना रिस्टोरिंग फोर्स ये वापस लगाएगा प्रति इकाई क्षेत्रफल पे, वो इसका डेफिनेशन हो गया। प्रति इकाई क्षेत्रफल पे जितना रिस्टोरिंग फोर्स लगता है। और ये क्या हो गया, जितना लंबाई में परिवर्तन भागा ओरिजिनल लंबाई, यानी कि किसी चीज का वीमा में जितना परिवर्तन किए भागा उसका
असल में विमा कितना था वो का अनुपात ही क्या कहलाता है, स्ट्रेन या विकृति कहलाता है। ये प्रति इकाई क्षेत्रफल में जितना रिस्टोरिंग फोर्स लगेगा वो है, दोनों अलग अलग है, दोनों का अपना 3-3 गो टाइप होता है। सब कुछ को अब हम लोग लिखते हैं, फिर हर एक टाइप को अलग अलग वापस से अच्छे से समझेंगे, ठीक है। प्रतिबल और क्या, विकृति। प्रतिबल और विकृति में हम लोग सब बात समझे थे। प्रतिबल जो होता था हमारा, क्या होता था प्रतिबल, जब किसी वस्तु पर बाह्य बल लगाया जाता है, बाह्य बल लगाया जाता है ना, तो वस्तु के आकार अथवा आकृति में परिवर्तन हो जाता है। जब किसी भी वस्तु के ऊपर बाह्य बल लगाते हैं तो उसके आकार और आकृति में क्या होता है, परिवर्तन होता है। आकार, उसका आकृति बदलता है, ठीक है, परिवर्तन हो जाता है। तथा वस्तुओं में आंतरिक प्रत्यानयन बल यानी कि एक रिस्टोरिंग बल उत्पन्न हो जाता है। आंतरिक प्रत्यानयन बल उत्पन्न हो जाता है। जैसे हम किसी चीज को खींचे बाह्य बल लगा के, तो उसमें एक अंदरूनी बल आ जाएगा जो वापस लाने का कोशिश करे। उस अंदरूनी बल को क्या बोलते हैं, आंतरिक प्रत्यानयन बल ना, इंटरनल क्या है, रिस्टोरिंग फोर्स उत्पन्न हो जाता है, जो वस्तु को पूर्व अवस्था में लाने का प्रयास करता है। ये वाला जो है, इसमें जो वस्तु को क्या करता है, पूर्ण अवस्था में लाने का प्रयास करता है। और यह साम्य अवस्था, साम्य अवस्था यानी कि जब हम इधर खींच के उसको इधर करना चाह रहे हैं और प्रत्यानयन बल उसको वापस ले जाना चाह रहा है, ये और वो दोनों बराबर हो गया, ठीक है, तो वह क्या कहलाता है, साम्य अवस्था कहलाता है ना। साम्य अवस्था में किसी वस्तु के एकांक क्षेत्रफल पर, साम्य अवस्था में किसी वस्तु के एकांक क्षेत्रफल पर, इकाई क्षेत्रफल पर कार्य करने वाला आंतरिक प्रत्यानयन बल को ही प्रतिबल कहते हैं। एकांक क्षेत्रफल, इकाई क्षेत्रफल पर जितना प्रत्यानयन बल लगा, यानी इकाई कैसे निकालेंगे, प्रतिबल बराबर प्रत्यानयन बल अभागा क्या, क्षेत्रफल। स्ट्रेस बराबर रिस्टोरिंग फोर्स भागा एरिया, ऐसे लिखते हैं। प्रत्यानयन बल भागा क्षेत्रफल, यही ना। प्रतिबल का जो ऐसा ही मात्रक है, ऊपर में बल है तो न्यूटन, नीचे में क्षेत्रफल है तो मीटर स्क्वायर। क्या प्रतिबल का विमा क्या होगा, प्रतिबल का विमा न्यूटन, यानी ऊपर बल है तो ml का पावर -2, नीचे क्षेत्रफल है तो लंबाई का स्क्वायर किए, L से L कट गया, mt का पावर -2, नीचे में एक L है, L नीचे से ऊपर चला जाएगा तो m L का पावर -1 t का पावर -2। जो प्रत्यानयन बल का विमा और मात्रक होता है वही दाब का भी विमा और मात्रक होता है, क्योंकि दाब का भी फॉर्मूला यही होता है, ऊपर में बल और नीचे में क्षेत्रफल जैसा, ऊपर में बल और नीचे में क्षेत्रफल। दाब का भी यही होता है, दाब का यही होता है, इसलिए दाब का विमा और मात्रक जो होगा वही प्रतिबल का भी है। वही हमारा किसका है, वस्तु पर लगने वाले बल को, बल के आधार पर प्रतिबल को दो भागों में बांटा गया है। वस्तु पर लगने वाले बल के आधार पे इसको प्रतिबल को दो भागों में बांटा गया है। एक होता है अभिलंब प्रतिबल और एक होता है क्या, स्पर्श रेखीय या अपरूपम प्रतिबल, या उसको स्पर्शी प्रतिबल भी कहते हैं, ठीक है। और इस प्रतिबल का अगर हम बात करें, इसमें पहला क्या है, अभिलंब प्रतिबल क्या होता है इसको समझते हैं। तो अभिलंब प्रतिबल क्या होता था, कोई भी वस्तु के ऊपर जब हम बल लगाते हैं, विरूपक बल यानी कि उसका रूप को बदलने के लिए, तो विरूपक बल लगा के उसको खींचे, तो जैसे ही विरूपक बल लगा करके खींचेंगे तो वो क्या होगा, अपना रूप को वापस पाने का कोशिश करेगा ना। तो जो वापस पाने का जो कोशिश करेगा, तो वापस ले जाने के लिए जो बल लगाएगा, ठीक है, वो बल भागा उसका क्षेत्रफल ना। जैसे हम इसको खींचे तो ये वापस अपना इस चीज को पाने का कोशिश किया ना, तो वापस जाने का जो कोशिश करेगा वो बल ना, अब भागा इसका क्या, क्षेत्रफल। उसी को हम लोग क्या कहते थे, प्रतिबल। अच्छा, तो ये एक होता अभिलंब प्रतिबल, वो क्या है उसको समझते हैं, ठीक है। जब किसी वस्तु पर लगाया गया विरूपक बल उस वस्तु की सतह के लंबवत हो, वस्तु के सतह के लंबवत मतलब यह सतह है, इसके लंबवत ऐसे खींच दे या फिर दबा दे, तो जब किसी वस्तु के सतह के, ये वाला सतह के लंबवत बल लगा रहे, चाहे तो ऐसे दबा के और चाहे या तो खींच के, सतह के लंबवत बल लगाते हैं, तो उस वस्तु पर कार्यरत प्रतिबल को अभिलंब प्रतिबल कहते हैं।
तब जो प्रतिबल काम करेगा। प्रतिबल है क्या? इसको खींचते हैं तो वापस इसको ले जाने के लिए जो बल लगता है वह बल, रीस्टोरिंग फोर्स है ना, वह बल अभागा क्षेत्रफल प्रतिबल कहलाता है। तो जब अभिलंब ऐसे फोर्स लगाएंगे तब जो उस वक्त प्रतिबल काम करेगा वो अभिलंब प्रतिबल कहलाता है। वस्तु में होने वाले परिवर्तन के आधार पर अभिलंब प्रतिबल को दो प्रकार में बांटा गया है, या तो एक खींच के कर सकते हैं या तो दबा के। तो अभिलंब प्रतिबल को दो प्रकार से बांटा गया है, एक है तनन प्रतिबल ना, और एक होता है क्या, संपीड़न प्रतिबल। तनन प्रतिबल का मतलब खींचेंगे जो तब जो प्रतिबल आएगा, और संपीड़न प्रतिबल मतलब दबाएंगे तब। ठीक, तो तनन प्रतिबल में क्या होता है, यदि किसी वस्तु पर विरूपक बल, विरूपक बल मतलब उसका रूप को बदलने वाला, यानी खींच के जो बल लगा रहे हैं, इस वस्तु को क्या कर रहे हैं, खींच रहे हैं, और खींच के उसके ऊपर बल लगाए ताकि इसका रूप क्या हो जाए, बदल जाए। तो वो जो विरूपक बल लगाने से उसकी लंबाई में अगर वृद्धि हो रहा है, यानी कि खींच रहे हैं, लंबाई के में अगर क्या वृद्धि हो रहा है उसका, तो वस्तु पर कार्यरत प्रतिबल को तनन प्रतिबल करेंगे। यानी कि अगर हम उसके ऊपर विरूपक बल लगाएं और लगा के उसका लंबाई को बढ़ा दिए, यानी खींच रहे हैं उसको, तब जो प्रतिबल काम करेगा वस्तु में वह तनन प्रतिबल है। तब ना लंबाई, तनन हुआ, तनाव हुआ, तब ना उसका लंबाई बढ़ा। तो एक होता है तनन प्रतिबल और एक संपीड़न, यानी दबाएंगे ना। तनन प्रतिबल में देखो पहले ऐसे है वस्तु, इसमें विरूपक बल इधर लगाएंगे रूप बदलने के लिए उसका, तो क्या होगा, वस्तु में इसमें खींचे इधर, तो जैसे इधर खींचे विरूपक बल लगा के इसको खींच दिए, तो जैसे खींचेंगे तो इसको वापस ले जाने के लिए कौन सा बल लगता है, प्रत्यानयन बल। ये प्रत्यानयन बल क्या करता है, वापस ले जाना चाहता है, जो रूप बदला है उसको वापस खींचना। यही प्रत्यानयन बल अभागा ये वाला क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट में जो क्षेत्रफल है, अनुप्रस्थ काट का मतलब ऐसे है, इसको ऐसे काट दिए, यहां पे जो क्षेत्रफल आया ये क्षेत्रफल, तो वो वापस ले जाने के लिए जो बल लगा है, यानी कि प्रत्यानयन बल अभागा ये वाला क्षेत्रफल ए, और इस प्रत्यानयन बल को मान लिया जाए एफ आर से सूचित कर दिए, एफ आर से सूचित कर दिए। तो यहां पर जो हमारा तनन प्रतिबल आएगा वो तनन प्रतिबल क्या होता है, एफ आर, वापस जो बल लगा है ले जाने के लिए, वो बल अभागा अनुपस्थ काट वाला ये क्या है, क्षेत्रफल, बागा क्षेत्रफल, यही हमारा हुआ तनन प्रतिबल। ये किसका फॉर्मूला हो गया ये, हाँ, तनन प्रतिबल का। तनन प्रतिबल को जनरल प्रतिबल का मतलब ही हुआ कि हम अगर इसको विरूपक बल लगा के खींचेंगे तो विरूपक बल के उल्टा जो प्रत्यानयन बल लगता है वापस उसको करने में, जैसे उसको खींचे तो वापस ले जाने के लिए बल लगेगा ना, प्रत्यानयन बल, वही प्रत्यानयन बल अभागा क्षेत्रफल, भागा क्षेत्रफल, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रतिबल। यहां तनन प्रतिबल हो रहा है। अब तनन प्रतिबल के बाद एक और प्रतिबल होता है संपीड़न वाला, मतलब क्या कर रहे हैं, दबा रहे हैं उसको। इस बार यदि किसी वस्तु पर विरूपक बल लगाने से उसके लंबाई में कमी होता है, लंबाई में कमी हो रहा मतलब उसको दबा रहे हैं, तब वस्तु में जो प्रतिबल काम करेगा वह संपीड़न प्रतिबल कहलाएगा। हम इस पे इधर बल लगा के, इसका विरूपक बल लगा करके इसको क्या ऐसे दबा रहे हैं, तो इसमें संपीड़न बल किधर लगेगा, ऐसे, ये जो होगा वो क्या होगा, इसमें जो बल लगेगा ये क्या है, प्रत्यानयन बल है, प्रत्यानयन बल। प्रत्यानयन बल क्या करता है, वापस लाने का कोशिश करता है। हम अगर ऐसे दबा दिए हैं तो प्रत्यानयन बल चाहेगा क्या, कि वापस जैसा लंबा था वैसे हो जाए, तो ये प्रत्यानयन बल। तो यहां पर भी हम लोग का संपीड़न प्रतिबल क्या हो जाएगा, संपीड़न प्रतिबल बराबर, यहां पर भी वही प्रत्यानयन बल को एफ आर से सूचित किया जाता है, अब भागा इसका क्या, क्षेत्रफल, भागा यहां पे इसका क्या है, बल भागा क्षेत्रफल, बल भागा क्षेत्रफल, प्रत्यानयन बल अभागा क्षेत्रफल, यही प्रतिबल का फॉर्मूला है ना। क्या क्या चीज इसमें, तनन प्रतिबल वगैरह का था सारा चीज, है ना। तो प्रतिबल जो है इस पे अगर हम लोग अच्छे से बात करें
तो हम लोग सारा चीज इसका तो समझे थे, ठीक है। प्रतिबल और विकृति, हम लोग सब कुछ प्रतिबल और विकृति, ये हमारा हेडिंग था। इस चैप्टर में टोटल हम लोग यहां से यहां तक क्या क्या पढ़े, ये हेडिंग जाने, प्रतिबल विकृति जाने, ये सारा चीज। उसके बाद प्रतिबल का प्रकार, और अभिलंब प्रतिबल में तनन प्रतिबल, संपीड़न प्रतिबल, तनन और संपीड़न प्रतिबल, यहां तक जाने, है ना। अब हम लोग को क्या जानना है इसके बाद, विकृति जानना है। संपीड़न प्रतिबल तक पढ़े थे, विकृति हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। जहां तक पढ़े थे हम लोग, इससे पहले हम लोग विकृति से पहले हम लोग क्या पढ़े थे, प्रतिबल, है ना। प्रतिबल के बाद विकृति। प्रतिबल क्या होता था वो याद है कि नहीं? प्रतिबल इकाई क्षेत्रफल पर जो प्रत्यानयन बल लगता है, इकाई क्षेत्रफल पर जो प्रत्यानयन बल लगता है उसी को प्रतिबल, क्या। अब हम लोग विकृति पर बात करेंगे, ठीक है। विकृति क्या होता है कि जब भी हम लोग किसी वस्तु के ऊपर क्या करते हैं, बाह्य बल लगा करके उसके रूप को बदलने का कोशिश करते हैं। जब भी हम लोग किसी वस्तु पर बाह्य बल लगा करके उसके आकार या रूप को बदलने का कोशिश करते हैं, जैसे कि अगर ये मान लिया जाए कोई रबड़ का वस्तु है, ठीक है। इस वस्तु के ऊपर हम अगर बल लगा करके इधर खींचे, तो खींच करके इसका क्या किया, लंबाई को मान लिया जाए बदल दिए, ठीक है। तो लंबाई अगर इसका पहले से 2 मीटर था, अब इसको हम लोग क्या किए, खींच करके इसका लंबाई कर दिए 2.5 मीटर, ठीक है। तो इसके लंबाई में परिवर्तन कितना हुआ भाई, परिवर्तन में हो गया कितना, आधा मीटर का। तो जो आधा मीटर का परिवर्तन हुआ वो अब भागा जो इसका ओरिजिनल लंबाई था ना, वो उसका जो अनुपात होगा, उसी अनुपात को हम लोग क्या बोलेंगे, विकृति बोलते हैं, ठीक है ना। 2 मीटर लंबा है ये, इस 2 मीटर लंबे को क्या किए, खींचे हम लोग कितना, आधा मीटर, ठीक है। तो टोटल अब 2.5 मीटर इसका लंबाई हो गया। तो जितना खिंचाव हुआ है यानी कि आधा मीटर, वो अब भागा जो टोटल लंबाई है वो, इसी अनुपात को हम लोग क्या कहेंगे, विकृति कहेंगे ना। यही लिखे भी है, जब किसी वस्तु पर बाह्य बल लगाकर उसकी विमा को बदल दिया जाता है, यानी कि लंबाई, चौड़ाई या ऊंचाई, इसको क्या किया जाता है, बदल दिया जाता है। तो जब किसी वस्तु पर बाह्य बल लगाकर उसकी विमा को बदल दिया जाता है, तो उसके विमा में होने वाले बदलाव तथा उसके वास्तविक विमा के अनुपात को ही विकृति कहते हैं। विमा में जो बदलाव आया वो अभागा जो उसका वास्तविक विमा था, वो उसका अनुपात ही। जैसे लंबाई खींच के लंबाई बदले, तो लंबाई में जितना बदलाव आया वो अभागा जो पहले लंबाई था वो, इसी अनुपात को क्या कहेंगे, विकृति कहेंगे ना। उदाहरण के लिए, जैसे किसी तार पर भार लटकाने पर उस तार की लंबाई बढ़ जाती है। जब तार की लंबाई में होने वाली वृद्धि तथा प्रारंभिक लंबाई के अनुपात को तार की विकृति कहें। खींचा गया तो जितना खिंचाया भागा उसका जो ओरिजिनल लंबाई था, उसी अनुपात को हम लोग क्या बोलेंगे, विकृति बोलेंगे। अंग्रेजी में इसको स्ट्रेन कहते हैं ना, स्ट्रेन कहते हैं। कोई इंजीनियरिंग या ये सब चीज में जब जाएगा लोग, तो उसमें स्ट्रेन वर्ड का इस्तेमाल करता लोग। जो भी इंजीनियरिंग पढ़ेगा ना, तो उसको स्ट्रेन समझ में आता है, स्ट्रेन बोला जाता है, क्योंकि पढ़ाया इंग्लिश में आता है इसलिए। स्ट्रेन यानी कि विकृति बराबर क्या, लंबाई में जो वृद्धि हुआ वो अब भागा जो प्रारंभिक लंबाई था, जो असल में लंबाई था वो, उसका अनुपात। विकृति का कुछ प्रकार भी है ना, क्या क्या प्रकार वगैरह होता है इसका, तो एक है अनुदैर्घ्य विकृति, एक होता है अपरूपण विकृति, और एक होता है आयतन विकृति। तीनों को समझेंगे, बहुत आसान बात है। अनुदैर्घ्य जब लंबाई से इसका संबंध है, इसको इंग्लिश में कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, यानी कि लंबाई में विकृति, लंबाई में। जानेंगे क्या होता है, यही वाला चीज को हम लोग कहते हैं, यही वाला को कहते हैं, ठीक है। जब किसी वस्तु पर बाह्य बल लगाकर वस्तु को खींचा जाता है तो उसकी लंबाई में वृद्धि हो जाती है। अच्छा ठीक है, तब वस्तु की लंबाई में वृद्धि और उसके प्रारंभिक लंबाई के अनुपात को ही अनुदैर्घ्य विकृति कहते हैं। जब किसी वस्तु के को खींचा जाता है तो उसके लंबाई में वृद्धि होता है, और जितना वृद्धि हुआ वो अभागा जो प्रारंभिक लंबाई था वो का अनुपात ही क्या कहलाता है, अनुदैर्घ्य विकृति।
विकृति में भी एक प्रकार कौन सा हो गया, अनुदैर्घ्य विकृति। हाँ, वो जो पिछले बताए वो एक विकृति का एक साधारण, एक जनरल उदाहरण था। उसमें से इस प्रकार का जो खास जो लंबाई वाला होता है उसको अनुदैर्घ्य विकृति कहते हैं। या तो दबा भी सकते हैं, अगर दबाएंगे तब भी लंबाई में परिवर्तन होगा। तो जितना दबाने से लंबाई कम हुआ है वो लंबाई में जो परिवर्तन हुआ वो अभागा ओरिजिनल लंबाई का अनुपात भी विकृति ही होगा, लेकिन वो कैसा विकृति होगा, अनुदैर्घ्य विकृति। अच्छा, वीमा में तो ढेरी चीज होता है ना, वीमा में 3 लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब। अच्छा, बात करते हैं और भी, यही उदाहरण इसका हो गया। जैसे इसका L लंबाई है, इसको खींचे हैं तो L से इसका खींच करके कितना, डेल्टा L खींच, डेल्टा L से दर्शा रहे हैं कि जितना लंबाई हम एक्स्ट्रा खींचे। तो यही हो गया अनुदैर्घ्य विकृति जो होगा इसका, वो क्या होगा, डेल्टा L भागा जो उसमें चेंज आया वो अभागा क्या, ओरिजिनल जो प्रारंभिक इसका लंबाई था वो क्या। उसके बाद एक होता है अपरूपण विकृति, अंग्रेजी में इसको कहते हैं शियर स्ट्रेन। जो इंजीनियरिंग का कोर्स करता है बीटेक उटेक ना, पूर्णिया का जो इंजीनियरिंग कॉलेज है वहां से हो या कहीं से भी, तो वो सब लोग को पढ़ाया जाता है स्ट्रेन क्या होता है। अब पिछला जब हम लोग प्रतिबल पढ़े उसको कहते थे स्ट्रेस, स्ट्रेस और स्ट्रेन ना, प्रतिबल और विकृति। एक अपरूपण विकृति है। अपरूपण विकृति को पहले समझते हैं, देखो जरा सा पहले समझते फिर यहां लिखेंगे। जैसे मान लिया जाए ये एक वस्तु है, ठीक है, इस वस्तु पे का लंबाई है L। जैसे एक स्केल होता है ना, नहीं देखिए कि लोहा का या स्टील का एक स्केल होता है ना, इंची लोहा का ऐसे है ना, रहता है ऐसे वाला। अब उसको क्या किया, ऐसे करके खींचे तो उसके लंबाई में परिवर्तन नहीं हुआ, या फिर इसको ऐसे करके धक्का दिए ऐसे करके, तो उसका लंबाई नहीं बदलता है। उस स्केल का इंची का लंबाई तो जितना था उतना रहेगा। हम ऐसे स्पर्श रेखा की तरफ ऐसे इधर बल लगाए तो वो थोड़ा सा क्या हो गया, मुड़ गया, थोड़ा सा मुड़ गया। अच्छा, तो जब ऐसे बल लगाएंगे, इस तरफ बल लगाएंगे तो क्या होगा, थोड़ा ये ऐसे झुक जाएगा उधर। तो ये जितना झुकेगा ना, डेल्टा एक्स अभागा, ये जितना झुका है डेल्टा एक्स अभागा ये जो इसका लंबाई है अनुपात, इसी अनुपात को बोलते हैं अपरूपण विकृति। कोई इस पे ऐसे स्केल पे इंची पे ऐसे करके बल लगाए तो ये क्या होगा, ऐसे सीधा से कुछ इतना जाएगा उधर, तो जितना उधर गया है वो अभागा जो उसका लंबाई है वो, इसी अनुपात को क्या बोलेंगे हम लोग, अपरूपण विकृति। अच्छा, इसी चीज को अगर ये कोण होता थीटा तो ऐसा सोच सकते थे, टेन थीटा बराबर थीटा के सामने वाला होता है P, ये हो गया क्या B। नहीं, ऐसा कोण जैसा इसको इस तरीके से सोच सकते हैं, ये हमारा क्या हो गया, इस तरीके से है ना, ये थीटा है, ये P है और ये क्या है B है ना। तो टेन थीटा बराबर P बाई B, डेल्टा एक्स बाय L। तो डेल्टा एक्स बाय L, इसको टेन थीटा भी बोल सकते हैं, चाहेंगे तो हम लोग उसको क्या बोल सकते हैं, टेल। अच्छा, यही इसी चीज को क्या चीज बोले, जब किसी वस्तु की सतह पर एक स्पर्श रेखीय बल लगाया जाता है, स्पर्श रेखीय मतलब उस तरफ स्पर्श रेखा जैसा स्पर्श रेखीय बल लगाया जाता है और वस्तु का आकार बदल जाता है, और वस्तु का आकार बदल, जैसे फोम का एक टुकड़ा इतना बड़ा रख दिए, चरखुट्टा ऐसे फोम का टुकड़ा रख दिए और उसको ऐसे बल लगाएंगे तो क्या होगा, थोड़ा ऐसे टेढ़ा हो जाएगा। या किताब उताब है रखा हुआ तो किताब पर भी तो ऐसे हो सकता है ना, थोड़ा सा इसको क्या ऐसे करके धकेल सकते, किताब उताब हुआ, कोई भी चीज का मान लिया जाए रूप बदल दिया, ऐसे टेढ़ा कर दिए, थोड़ा उसको टेढ़ा कर दिए ना। जब किसी वस्तु की सतह पर एक स्पर्शीय रेखीय बल लगाया जाता है और वस्तु का आकार बदल जाता है, वस्तु का आकार फिर थोड़ा बदलेगा, जैसे इंची को टेढ़ा कर दिए बदल जाएगा, लेकिन आयतन या लंबाई में बदलाव नहीं होता। इंच जो था उसका लंबाई तो जस का तस था, उसका जो स्केल का लंबाई था वो जस का तस था, और उसका जो आयतन होगा जिस चीज का बना हुआ मटेरियल का, सॉलिड जो ठोस पदार्थ है उसका आयतन फिक्स रहता, तो उसका आयतन जस का तस है, लंबाई भी फिक्स है, ठीक है, लंबाई में बदलाव नहीं होता। तो इस प्रकार से उत्पन्न विकृति को अपरूपण विकृति कहते हैं। जब किसी वस्तु की सतह पर एक स्पर्श रेखीय बल लगाया जाता है और वस्तु का आकार बदल जाता है
लेकिन आयतन या लंबाई में बदलाव नहीं होता है, तो इस प्रकार से उत्पन्न विकृति को अपरूपण विकृति कहा जाता है। यह वस्तु के आकार में परिवर्तन से उत्पन्न होता है। वस्तु का आकार में जो परिवर्तन होगा उसी से उत्पन्न आएगा ना, जैसा कि किसी रबड़ की सीट को खिसकाने पर होता है। जैसे रबड़ का सीट विट या कोई चीज है उसको ऐसे करके खिसका सकते हैं, रबड़ का कोई चीज है उसको ऐसे खिसकाएंगे तो उसके कारण आएगा। और उसी का उदाहरण हम लोग कहा यहां पर अभी समझे, वही डेल्टा एक्स भागा एल। लास्ट एक होता है क्या विकृति में, आयतन विकृति। मतलब आयतन में जितना परिवर्तन हुआ अभागा जो ओरिजिनल आयतन है वो उसका अनुपात ना। आयतन विकृति को किसी वस्तु के प्रति इकाई आयतन में होने वाले परिवर्तन के रूप में परिभाषित किया जाता है, जो आयतन में परिवर्तन डेल्टा भी, आयतन में परिवर्तन डेल्टा भी और उसके मूल आयतन यानी भी का अनुपात होता है। जैसे कोई भी चीज है इतना बड़ा है, मान ली कागज का टुकड़ा है ना, कागज का टुकड़ा लिए और कागज का टुकड़ा को अगर मान लिया जाए इस तरीके से, कोई कागज का टुकड़ा ऐसे करके ये, अच्छा इसका आयतन अभी क्या है भी, और इसको इसके आयतन को हम क्या करते हैं, अगर इस तरीके से क्या किए अब छोटा कर दिए तो इसके आयतन में क्या हो गया, अब परिवर्तन आ गया। पहले इसका आयतन था 5 सेंटीमीटर क्यूब, तो घट के अब हो गया 3 सेंटीमीटर क्यूब। तो आयतन में जो परिवर्तन आया 2 सेंटीमीटर का, तो आयतन में परिवर्तन अभागा ओरिजिनल आयतन का अनुपात, यही हमारा क्या कहलाएगा, आयतन विकृति कहलाएगा। ठीक है, यह आमतौर पर वस्तु पर सभी दिशाओं में हाइड्रोलिक दबाव के कारण उत्पन्न होता है। यही इसी को दबाए जो, अभी किसका फॉर्म था पता नहीं, अब जो अब बनाने के क्रम में जो हाथ लगा उसका दबा दिए। फुल पेड कोई स्वाति कुमारी कोई बच्चा का, अच्छा चलो अब इसके बाद आगे हम लोग पढ़ेंगे इसमें, है ना, आयतन विकृति वाला। लास्ट हम लोग आयतन विकृति पढ़े थे, उसके बाद अब हम लोग हुक का नियम देखेंगे। ठीक है, 8.3 इसमें हुक का नियम क्या कहता है कि हम लोग जो प्रतिबल और विकृति के बारे में जाने थे, ठीक है, तो प्रतिबल और विकृति में एक संबंध होता है कि अगर कोई भी वस्तु को अगर थोड़ा सा खींच रहे हैं, कोई भी वस्तु को क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा खींच रहे हैं या थोड़ा सा दबा रहे हैं, यानी कि कम विरूपण के लिए प्रतिबल जो होता है वह विकृति के समानुपाती होता है। प्रतिबल और विकृति में सीधा संबंध है, प्रतिबल विकृति के समानुपाती होता है। तो प्रतिबल का संबंध क्या चीज से है, अगर किसी चीज को खींचते हैं तो वो वापस कितना बल लगाएगा, इससे संबंध है। इकाई क्षेत्रफल में कितना बल लगाएगा उससे संबंध है उसका। और विकृति का संबंध है कि आप कोई लंबाई है उसमें कितना परिवर्तन किए, यानी कि जितना ज्यादा परिवर्तन करेंगे उतना ज्यादा प्रत्यानयन बल लगेगा, वापस लाने में बल लगेगा। जितना ज्यादा खींचेंगे उतना ज्यादा ये बल लगाएगा वापस लाने के लिए। एक प्रकार से ऐसा समझ सकते हैं हम लोग। तो प्रतिबल विकृति के समानुपाती होता है। समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो एक आएगा के, हमारा कांस्टेंट, और इस कांस्टेंट को करते हैं प्रत्यास्थता गुणांक, प्रत्यास्थता गुणांक। ठीक है, यहां के अनुक्रमापातिकता स्थिरांक है, यानी एगो क्या अचर है, एक कांस्टेंट है। स्थिरांक एक आता है ना जब समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं, तो वही स्थिरांक है, और इसको हम लोग प्रत्यास्थ गुणांक कहते हैं। इसको हम लोग प्रत्यास्थ गुणांक कहते हैं, प्रतिबल समानुपाती विकृति के। अच्छा आगे बढ़ते हैं हम लोग। प्रतिबल और विकृति का वक्र, अगर पूछेगा प्रतिबल और विकृति के बीच ग्राफ, तो ये ग्राफ हमको खींचना है इस प्रकार का, जैसे कुछ समय तक के लिए विकृति और प्रतिबल में सीधा संबंध होता है। यानी अगर विकृति बढ़ाएंगे यानी कि खींचेंगे जितना ज्यादा उतना ज्यादा प्रतिबल पैदा होगा, यानी कि इकाई क्षेत्रफल के लिए प्रत्यानयन बल उतना ज्यादा लगेगा। जितना ज्यादा खींचेंगे उतना ज्यादा वापस लाने के लिए प्रत्यानयन बल लगेगा। यानी हुक का नियम कहां से कहां तक काम करता है, यहां तक सीधा समानुपाती का कहानी। कुछ दूर तक हम लोग खींच रहे हैं तो प्रत्यानयन बल प्रति इकाई क्षेत्रफल पर वो भी बढ़ेगा,
सीधा संबंध होता है। विकृति और प्रतिबल में सीधा संबंध थोड़े देर तक के लिए रहता है, यानी कि जैसे कोई तार है या क्वाइल वगैरह है, स्प्रिंग वगैरह है, उसको खींचेंगे थोड़ा देर के लिए, छोड़ेंगे तो वापस चला जाएगा। जितना ज्यादा खींचेंगे उतना ज्यादा स्प्रिंग क्या होगा, वापस जाने के लिए बल लगेगा। लेकिन एक सीमा से ज्यादा जब खींच देंगे, एक सीमा से ज्यादा जब अगर खींच देंगे, एक सीमा से ज्यादा खींच देंगे, तब वो उस प्रकार का बल नहीं लगाएगा। जब ये अपना वापस आने वाला गुण को खोने वाला रहता है ना, तो उससे पहले थोड़ा देर के लिए ज्यादा ताकत लगाता है, उसके बाद फिर उसका ताकत घट जाता है। एक समय के बाद ज्यादा खींच देंगे तो ये पराभव बिंदु, मतलब इसके बाद खींचेंगे तो टूट जाएगा। विकृति यहां तक बर्दाश्त करेगा, यहां के बाद टूट जाएगा। होता है ना कि स्प्रिंग वगैरह में खींचे तो थोड़ा दूर तक खींचेंगे, छोड़ेंगे तो वापस चला जाएगा। थोड़ा ज्यादा खींच देंगे तो जस का तस रह जाएगा। एक सीमा से भी ज्यादा अगर खींच देंगे तो टूट जाएगा, ये भी होता है ना। तो कुछ समय तक तो विकृति और प्रतिबल में समानुपाती वाला संबंध रहता है, उसके बाद फिर संबंध बदलता जाता है, अटपटा जाता है फिर। तो हुक का नियम थोड़ा देर तक काम करता है। अगर हम थोड़ा सा बदलाव कर रहे हैं, खिंचाव कर रहे हैं, तो थोड़ा देर के लिए हमारा विकृति और प्रतिबल एक दूसरे के समानुपाती। ये प्रतिबल और विकृति का कभी कर्व अगर पूछेगा, ग्राफ अगर पूछेगा, तो हम लोग इसको लिखेंगे इस तरीके से। एक प्रत्यास्थता गुणांक क्या होता है, अभी अभी हम लोग जाने थे प्रत्यास्थता गुणांक के बारे में ना। प्रतिबल तथा विकृति के अनुपात को प्रत्यास्थता गुणांक कहते हैं। जैसे हुक का नियम से अभी हम लोग क्या पढ़े कि प्रतिबल बराबर क्या पढ़े अभी हम लोग, के जो गुणांक है वो अगुना क्या, विकृति, अभी जस्ट पढ़े ना। प्रतिबल बराबर के इंटू क्या, विकृति। इसी के को प्रत्यास्थता गुणांक कहते हैं। और ये के बराबर क्या हो जाएगा, प्रतिबल अब भागा विकृति। तो प्रतिबल भागा विकृति को प्रत्यास्थता गुणांक कहते हैं। यही चीज तो है, प्रतिबल बराबर के इंटू विकृति, विकृति इधर भाग में आ जाएगा, तो प्रतिबल भागा विकृति बराबर क्या, के। तो यानी कि यही के को हम लोग क्या बोलेंगे, प्रत्यास्थता गुणांक। प्रत्यास्थता गुणांक बराबर क्या होता है, प्रतिबल भागा विकृति ना। तो यही चीज है, प्रतिबल तथा विकृति के अनुपात को प्रत्यास्थता गुणांक कहते हैं। प्रतिबल तथा विकृति के अनुपात को प्रत्यास्थता गुणांक कहते हैं, ये चीज है, ठीक है। अच्छा आगे समझते हैं, द्रवों के प्रत्यास्थ व्यवहार के अनुप्रयोग। द्रवों का जो प्रत्यास्थ व्यवहार है उसका क्या क्या अनुप्रयोग है, यानी कि दैनिक जीवन में इस चैप्टर का क्या काम है, कहां पे क्या क्या कैसे कैसे इस सब व्यवहार का हमको प्रतिबल, प्रत्यानयन बल या ये सब चीज जो है इसका कहाँ क्या यूज होता है, इस सब कॉन्सेप्ट से क्या फायदा है हमको। तो देखो दैनिक जीवन में द्रव्यों के प्रत्यास्थ व्यवहार की अहम भूमिका होती है। जैसे ये वाला जो चैप्टर है इसका काम बहुत ज्यादा पड़ता है। कहाँ पड़ता है तो ऊपर भी जानते हैं, सभी अभियांत्रिकी डिजाइनों में द्रव्यों के प्रत्यास्थ व्यवहार के परिशुद्ध ज्ञान की आवश्यकता होती है। जैसे कि कोई चीज का डिजाइनिंग कर रहे हैं, इंजीनियर सब जो डिजाइन करता है, अभियांत्रिकी मतलब वही इंजीनियरिंग वाला, इंजीनियरिंग अगर डिजाइन कर रहे हैं, जैसे पुल का डिजाइन पहले होता है, बनता है तैयार, उसके बाद तब जाकर के पुल का निर्माण वगैरह की तरफ लोग जाता है। जैसे कोई बड़ा बिल्डिंग बनाना है तो पहले उसका डिजाइन तैयार करते हैं लोग, उसके बाद उस पर काम किया जाता है। तो जब डिजाइन वगैरह को बनाया जाता है तब उस समय हमको इस चैप्टर का ज्ञान होना जरूरी है। तब हम डिजाइन वगैरह वो सब चीज बनाते समय हर चीज का ध्यान व्यान रखेंगे, क्या कैसे खिंचाव उचाव ये सब चीज के बारे में ना। और इसका बहुत ज्यादा गहराई में नॉलेज और आगे है, इंजीनियरिंग में जब जाएगा लोग तो इसका नॉलेज और भी ज्यादा बढ़ता चला जाता है, ठीक है। उदाहरण के लिए किसी भवन की डिजाइन करते समय स्तंभों या फिर दंडों या फिर आधारों की संरचनात्मक डिजाइन के लिए प्रयुक्त द्रव्यों की प्रबलता का ज्ञान आवश्यक है। जैसे अगर कोई भवन वगैरह का निर्माण कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, तो भवन का निर्माण करते समय जो उसका जो पाया होगा, यानी कि जो उसका पिलर वगैरह है वो हो गया, या फिर जो पुल है, ठीक है, तो पुल अगर बन रहा है तो उस पुल का भी जितना भी पाया वगैरह, अक्सर देखते हुए कि पुल बनाते बनाते आधा पुल बना है और पुल धंस गया ना, तो इसका मतलब वहां पे सही तरीके से उसका जो पुल वगैरह का निर्माण किया जा रहा था, तो जो उसका स्तंभ वगैरह था उसके डिजाइनिंग में कुछ क्या था, गड़बड़ी था। सही तरीके का बना रहता तो फिर वहां पे पुल धंसने का कोई चांस नहीं था ना। तो यहाँ पे ये सब चीज होता है। हम लोग को दैनिक जीवन में इस वाले चैप्टर का काम है ताकि पुल बनाने में हो सके, बड़ा बड़ा संरचना करते समय ये सब चीज काम आए और कोई भी दुर्घटना ना घटे ना। इसी का एक उदाहरण हम लोग अगर देखें यहाँ पर, तो किसी भी पुल
के स्तंभों का आई आकार में होना भी इसी चीज का कारण है। अक्सर देखोगे तो पुल इस प्रकार का शेप के ऊपर में पुल गुजरा रहता है, एक यहां खड़ा रहता है, एक यहां खड़ा रहता है, एक यहां खड़ा रहता है, एक यहां, और उसके ऊपर से ऐसे पुल रहता है। ऐसा नहीं कि पूरा भर के ऐसे देता है, नहीं, पूरा भर के देंगे तब फिर नहीं, लोड जो यहां पे अगर देंगे ना तो झुकने का चांस इसका ये बीचे में रहता है, दबने का। कोई छड़ वगैरह से ऐसे बनाएंगे ना तो ये बीचे से दबेगा। अगर ये कोई पुल है इस तरीके से तो अगर हम इस पर लोड देंगे तो क्या होगा, ये पुल यहां बीच से धंसेगा। बुझे बात? ऐसा नहीं होता है कि यहां से नहीं, तो इसलिए बीच में लोड यहां पे पिलर खड़ा करना जरूरी होता है। साइड वाला ये जगह और ये जगह को डिलीट कर देते हैं, जैसे कि कुर्सी वगैरह में भी होता है, बीच में देखोगे पतला ऐसा ऐसे ये खड़ा रहता है और उसी पर हमारा क्या कुर्सी वगैरह हो जाता है, पूरा लोड दे के हम लोग बैठ जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं होता क्या बीच में। फिर बालू के ढेर का पिरामिड के आकार में रखा जाना, जैसे बालू का जो ढेर वगैरह होता है उसको देखते होगे ऐसे करके तब जमा करके रखते हैं ना, ऐसे सरकता नहीं है इस सब चीज में। तो ये सब चीज हमारा यही अनुप्रयोग के अंतर्गत आता है, हमारा क्या द्रव्यों के प्रत्यास्थ व्यवहार का अनुप्रयोग। तो इस प्रकार से हम लोग जितना भी चीज पढ़े ये टोटल का ये हमारा क्या हो गया, ये खत्म हो गया, ये पूरा कंप्लीट हो गया। सारा टॉपिक, एक एक टॉपिक एनसीईआरटी का जितना था इस चैप्टर का वो हम लोग कंप्लीट कर लिए। इसका नोट्स अगर चाहिए होगा तो हम यहाँ वेबसाइट पे इसको डाल देंगे, यहाँ से नोट्स वगैरह मिल सकता है, इसका ऑब्जेक्टिव वगैरह सब करा देंगे। क्या चीज? अरे आराम से होगा ना। तो ये चीज ठीक, इस प्रकार से हम लोग का ये चैप्टर खत्म हो गया। ठीक है, इसका नोट्स वोट सारा चीज वेबसाइट पे डाल देंगे, ऑब्जेक्टिव वगैरह इस चीज का करा देंगे, वो कर लेना। क्या चीज? आप हमारी वेबसाइट से फ्री पीडीएफ नोट्स ले सकते हो, टेस्ट सीरीज ले सकते हो और सारा एड फ्री वीडियो लेक्चर्स आप देख सकते हो, वो भी एकदम अरेंज किया हुआ आपको 11th 12th का फिजिक्स का सारा वीडियोस वगैरह मिल जाएगा। और कमेंट सेक्शन में पिन अप किया हुआ हमारा व्हाट्सएप चैनल का लिंक है, उसको आप फॉलो जरूर कर लीजिए ताकि हमसे आप बेहतरीन ढंग से जुड़